हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिवल्सी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 है। अब तक हमने सिलेबस और साथ में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे इसको कंप्लीट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में मैं आपको बताऊं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संविधान क्या है, प्रशासन का क्या मतलब होता है, पावर का क्या मतलब होता है, अपने इंडिया में जो लेवल है पावर का किस हिसाब से है, एक प्रशासन के अंग होते हैं, एक प्रशासन का भाग होता है। मैंने आपको सब कुछ इसमें कवर कर दिया है लेक्चर नंबर 2 में। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 है जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। पर रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले आपको जानना यह जरूरी है कि भारत में आया ही क्यों, क्या ऐसी परिस्थिति थी जो भारत में आया, और साथ में ये एक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखो, ये एक्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं एक्टों के आधार पे हमारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसलिए एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। कहां से पढ़ना चाहिए? तो जो सबसे मेन है ना वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। पढ़ना तो आपको इसे बक्सर के युद्ध से चाहिए। 1700 जब 64 में हुआ बक्सर का युद्ध, वहां पे क्या हुआ, इसको इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की 1765 में संधि, वहां से इसको दीवानी राइट्स मिला। तो पहली बार जो अब तक कंपनी एक व्यापारिक कार्य करते आ रहेगी, यहाँ पे प्रशासनिक कार्य आपको देखने को मिलेगा। प्रशासनिक कार्य इन द सेंस का मतलब दीवानी राइट्स यहाँ पे मिल गए, मतलब इसको कर वसूलने का अधिकार मिल गया। आइए अब जानते हैं कौन की परिस्थिति ऐसी थी, ऐसे परिस्थितियों में रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण हुआ। तो उसके मेन रीजन 5 थे। सबसे पहला रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था बैटल ऑफ बक्सर, जो मैंने आपको बताया 1764 ईस्वी में। इसमें होता क्या है, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, मुगल सम्राट, ये तीनों मिलकर अंग्रेज से युद्ध लड़ते हैं। फलस्वरूप हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है कि जो दीवानी राइट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ये किसके हाथ में चला जाता है? ये चला जाता है अंग्रेजों के हाथ में। अब अंग्रेज वसूलेंगे, तो यहां से इनको पहली बार न्यू मिलती है। यहां से अंग्रेजों को यह लगा कि हम भारत में विजयी और भी हो सकते हैं, और ज्यादा क्षेत्र हम आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं अपना, क्योंकि इंडियंस कमजोर है। इस युद्ध को ये पूरी तरीके से शामिल हो गया, क्योंकि दीवानी राइट्स मिलने का मतलब यही था कि कहीं ना कहीं कर वसूलना। और अगर आप कहीं पर राजस्व वसूल रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो नींव है बहुत मजबूत हो चुकी है। समझ रहे हो आप? दूसरा रीजन था अकाल पड़ना। बंगाल में 1770 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, उसमें लाखों लोग मारे गए। पर ऐसे समय में भी कंपनी जो थी, उसके जो कर्मचारी थे, वो तानाशाही अपना नहीं छोड़े, मतलब लगान कर वसूलते रहे, जमाखोरी भी करते रहे। जो सामान का प्राइस होना चाहिए 10 रुपए, उसका बढ़कर हो गया 30 रुपए। तो एक ये भी रीजन था। मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा ये रीजन क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तीसरा रीजन क्या था? कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारी। अब इसका मेन मीनिंग ये है, ये समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे दिवालिया घोषित होती जा रही थी। ये यहां तक कि लोन के लिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में अप्लाई कर दिया था कि हमारी जो कंपनी है मुनाफा नहीं कमा रही, हमें और पैसे चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था, यहाँ के जो कर्मचारी थे ना, जब वो वापस ब्रिटेन लौटते थे, वो बहुत अमीर होते जा रहे थे। तो कम वहां के जो संसद में ये मन में सब लोगों के ख्याल आने लगा, यार ये तो अमीर खुद से रहे हैं, कंपनी कैसे दिवालिया घोषित हो सकती है। तो उनको ये लगा कि हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि वहां पे भ्रष्ट कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। साथ में एक चीज और भी थे, अगर कोई पोस्ट इंडियन को देना होता था, सपोज करो कि जैसे उस समय जमींदारी का पोस्ट अगर किसी इंडियंस को देना होता था, तो बहुत सारे पैसा लेते थे, तब जाके पोस्ट देते थे। तो एक रीजन ये भी था। और सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि कंपनी जो थी, कंपनी के अंदर ना एक रूल रेगुलेशन नहीं था, कि जैसे बंगाल का, मद्रास का और जो बॉम्बे के जो गवर्नर थे ना, ये अलग अलग अपने तरीके से मनमानी करते थे। इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कि एक साथ युद्ध करना है या एक दूसरे की बात मानना, नहीं, ये अपने मनमानी तरीके से करने थे। इनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। तो जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की सरकार ये चाहती थी कि भैया इनका जो आपस में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर में हमें इंडिया को हथियाना है, मतलब वहां पे अपना आधिपत्य स्थापित करना है। और इंडिया पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए पहले आपस में एक सूत्र में बांधना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो एक रीजन ये भी था कि इनके अलग अलग गवर्नर को एक सूत्र में बांधना था इनको, जिससे इनके ऊपर अच्छे से अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, अपनी बात मनवा सके। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो चीजें पारित हो, डायरेक्ट यहां पे इनका एक मोहरा हो जो इनको ऑर्डर दे सके और उसी हिसाब से काम हो सके। ठीक है, तो हुआ क्या, जो कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी व्यापार करने के लिए, जिसको प्रशासनिक कोई अनुभव नहीं था, अब तक सिर्फ ये व्यापार करती आ रही थी, वहां ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने ये सोचा, 170 साल से वहां पे ये कंपनी गई थी व्यापार करने के लिए, पर उसने वहां पे ऐसा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है कि एक प्रशासनिक कार्य करने लग गई है। वहां की एक
पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करने लग रही है। मतलब जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी खुद की गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। एक पैरेलल, समझ रहे हो ना, पैरेलल गवर्नमेंट एक तैयार कर लिया। तो उन्होंने ये सोचा यार अब इसको यार थोड़ा रेगुलेट अगर करते हैं तो सारा जो इनका जो अधिकार क्षेत्र है हमारे हाथ में आ जाएगा। हाँ, कंट्रोल नहीं करेंगे, सिर्फ रेगुलेट करने की यहां पे बात हो रही है। तो उसी के क्रम में 1773 का पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो आपको परिस्थिति समझ आई, क्या परिस्थिति थी, क्या रीजन था। तो स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे, कमियां क्या थी और इसका महत्व क्या था। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सबसे खास बात मैं आपको बताऊं उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले यह जानो, दो रूल थे, एक तो कंपनी का शासन होगा, एक क्राउन का शासन होगा। जो कंपनी का शासन होगा वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होगा, 1853 के चार्टर एक्ट से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है 1853 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पर इन दोनों के बीच एक कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ती है, वो है 1857 का एक क्रांति, विद्रोह, सैनिक विद्रोह क्रांति। यही एक ऐसी कड़ी है जो इन दोनों एक्ट को आपस में जोड़ती है। अगर वो विद्रोह नहीं हुआ होता तो शायद अभी भी क्राउन नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहां पे शासन कर रही होती। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। जब पहली बार अंग्रेजों ने यह देखा कि कंपनी वहां पे जाकर बहुत सारा अत्याचार कर रही है, लाखों लोग के मार रही है, मनमाना कर वसूल रही है। ये गई थी ब्रिटेन के साथ पे, गई थी तो ब्रिटेन के साथ पे ना। अब ऐसे सोचो कोई आदमी है जो आपने अपने अपने थ्रू किसी को भेजा है अपने विश्वास पात बना करके, और वहां पे जाके वो गलती करने लगे, तो यहाँ पे जो रेपुटेशन है डाउन किसकी होगी, ब्रिटेन सरकार की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरकार ने ये सोचा नाम तो हमारा यूज हो रहा है और हमारी ये सरकार को कहीं ना कहीं ये नीचे गिरा रही है। ये चीजें थी यहाँ पे। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि क्राउन की तरफ से एक एक्ट आएगा कि कंपनी को खत्म करो। अब यहां से शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चला जाएगा और ये अपना प्रतिनिधित्व भेजेगा। इस तरीके से 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आके वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। 1833 में पूरे भारत के लिए बनाया जाएगा। वहां पे आपको सेंट्रलाइजेशन सबसे मैक्स में दिखेगा। उसके बाद फिर 1858 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से एक सचिव का पद बनाया जाएगा। मतलब बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहीं से आपको धीरे 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 पार्लियामेंट का भी चीजें असर देखने को मिलेगी, यहाँ पे किस तरीके से क्या हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम क्राउन की बात करें तो क्राउन में क्या पढ़ने वाले, क्राउन रूल में क्या क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 3 पारित हुए थे। ठीक है, एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, 1892 का, एक 1909 का। इसके बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ये 1919 में आया, फिर 1935 में आया, फिर सबसे लास्ट में जो आया क्राउन की तरफ से था वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 1947। ये सारे एक्ट हमें पढ़ने हैं, ये एक्ट बहुत जरूरी है। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया पहली बार डोर गवर्नमेंट कंपनी में देखने को कब मिला, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जब मैं आपको पिट्स इंडिया एक्ट बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा किस तरीके से सीओडी बीओसी का गठन किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इसमें कौन थे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था आपको फर्स्ट क्लास में भी, अभी बोल रहा हूं, यहां से इंडियन पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है, मैं आपको यही एक्ट पढ़ाऊंगा, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके अलावा यहां से बाहर कुछ नहीं आना जाना। इसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा इसके फीचर्स, संविधान के फीचर्स वगैरह क्या है, सारी चीजें, उसके बाद फिर आर्टिकल 1 पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये 2 पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसका सबसे आप मेन बात ये जानो कि मैं तो इसको जो पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा, आपको पीपीटी में हमेशा बाइलिंगुअल ही दिखेगा। ठीक है, तो इसका सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्यों का नियंत्रित करने वाला यह पहला कानून था। अब तक ऐसा कोई कानून नहीं आया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। यहां पे रेगुलेट शब्द है, कंट्रोल नहीं है। 1784 का जब एक्ट आएगा वहां पे कंट्रोल होगा। तो इसका मेन कीवर्ड्स क्या है, रेगुलेट करना, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मेन क्या वर्ड है, टू रेगुलेट। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, ये इसका कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है। अब ये चीजें हैं, तो इसमें होगा क्या,
इसने पहली बार ऐसा किया कि इसने भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की। अब तक कभी नहीं था कि भैया जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी इस पर नियंत्रण करे, अब तक ऐसा कभी नहीं था। ये पहला ऐसा एक्ट होगा जहां पे आपको नियंत्रण देखने को मिलेगा। हुआ क्या, अब देखो आगे। इसने सबसे पहले क्या किया, इसने यह किया कि वारेन हेस्टी को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले क्या थे, पहले केवल गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, वारेन हेस्टिंग को। तो अगर आपसे क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो आप वारेन हेस्टिंग बताओगे, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू ही कलकत्ता में, कलकत्ता का मतलब पहले जो फोर्ट विलियम था उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब, 1774 में। आपसे अगर ये पूछे किस ईयर में किया गया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो आप 1774 बताओगे। लेकिन आपसे पूछे किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो आप बताओगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मुख्य न्यायाधीश कौन था, इसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, ठीक है, ये याद रखना, एलिजा इम्पे ये। और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियों को भी सीमित किया गया। मैं आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियों के बारे में बताऊं, इसमें हुआ क्या कि अब तक क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है कंपनी को गवर्न करने वाली बॉडी। अब तक गवर्नर यही भेजा करते थे, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें जो 1/4 जो सदस्य होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के होंगे और हर साल रिटायर भी होंगे, और किसी का भी जो टेन्योर होगा वो 4 साल से अधिक नहीं होगा। बात आई समझ में। अब तक इसमें प्योर कितने थे, प्योर इसमें व्यापारी ही थे। अब पहली बार ऐसा होगा यहां पे ब्रिटिश संसद के भी सदस्य इसमें नियुक्त किए जाएंगे, और हर साल 1/4 क्या होंगे, रिटायर होंगे। मैक्सिमम किसी का 4 साल से ज्यादा टेन्योर नहीं होगा। और सबसे लास्ट बात यह है इसमें, जो एक बार जो इसका सदस्य बन गया उसके बाद दोबारा इस पद पे बनने के लिए अर्हता उसकी नहीं है। यह सबसे बड़ा चेंजेस है सीओडी का, यह ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे आपको लेके चलता हूं। अब इसकी कमियां क्या थी, कमी बहुत बड़ी ये थी कि देखो गवर्नर जनरल के लिए क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए काउंसिल बनाया गया था। उस काउंसिल में टोटल 4 सदस्य थे। कैसे, मैं आपको बताऊं। देखो जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल, तो इसकी हेल्प के लिए ना 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। मतलब कितने टोटल हो गए, 1+4। लेकिन इसको कोई भी अगर निर्णय लेना होता था तो भैया काउंसिल की सहमति बहुत आवश्यक थी, और कब, बहुमत से ही कर सकता था। यहां पे इसको कोई वीटो पावर नहीं दिया गया था। बराबर के मत होने भी दे सकता था, बराबर से पहले अपना खुद का निर्णायक बहुमत नहीं दे सकता था, ध्यान रखो। तो ऐसे क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं काउंसिल के प्रति एक तरीके से डिपेंड हो गया, ठीक है। ये चीजें समझना, ये इसकी कमी थी। तो शक्तिशाली हो गई, गवर्नर जनरल बहुमत के लिए कठपुतली बन के रह गया, और गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था, जो मैंने आपको भी बताया। और सबसे बड़ी बात एक और भी थी, सुप्रीम कोर्ट का जो जज था और जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, इन दोनों के बीच भैया अधिकार क्षेत्र नहीं बांटे गए कि तुम्हारा क्या अधिकार क्षेत्र है, तुम्हारा क्या है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पे हाई दिखाया गया, गवर्नर जनरल को नीचा दिखाया गया। कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र में गवर्नर जनरल उसके काउंसिल को भी दे दिया गया कि हाँ हाँ इसके अंदर ये चीजें भी आएंगी, इसके स्टाफ को भी दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को भी दे दिया गया, ठीक है, और साथ में जो कलकत्ता के निवासी थे उनको भी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। और भारतीयों के शोषण का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। जो चीजें ये एक्ट बना था कि भैया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लग रहा था कि ये जो एक्ट हम लेकर आएंगे कहीं ना कहीं भारतीयों का जो शोषण हो रहा है उसको भी ठीक करेंगे, बहुत दया वो दिखा रहे थे उस टाइम कि बहुत गलत करे ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी सरकार, हमारी चीजें, एक्ट आएंगी तो हो सकता है सुधार आए। डायरेक्ट जब वहां से बिल पारित हुआ था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक्ट आने के बाद चीजें और खराब हो गई, लगान और बढ़ गया, टैक्स और ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिक्ट न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका का मतलब सर ये तो वर्ड कोई था ही नहीं। तो बेटा ध्यान से समझो, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ये कार्यपालिका की तरह काम करती थी, रूल एंड रेगुलेशन को लागू करना। लेकिन जो न्यायपालिका थी ये क्या करती थी, न्यायपालिका का मतलब वही जजेज वाले, वो न्यायपालिका हो गई। तो इनको दोनों में कॉन्फ्लिक्ट थे, इनका अधिकार क्षेत्र नहीं पता था, इनको अपना अधिकार क्षेत्र नहीं पता था, दोनों आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि यहीं से पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय शासन में ब्रिटिश संसद की सीधी भागीदारी शुरू की। अब तक भागीदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट की नहीं थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की थी या फिर सीओडी की थी।
अब यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी, सबसे बड़ा महत्व यही है। दूसरा क्या था, ब्रिटिश भारत में औपचारिक न्यायिक प्रणाली की शुरुआत हुई। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, पहली बार यहां पर क्या होगा कि जुडिशरी सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और यहीं पर केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की। ये इसने शासन में केंद्रीकरण और जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू की। जवाबदेही किसके प्रति, कि जो भी काम करेगा गवर्नर जनरल वो अपने काउंसिल के लिए प्रति उत्तरदायी होगा, उसका जवाबदेही देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती है। इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं प्रशासनिक नींव रखी, केंद्रीकरण की शुरुआत की। अब धीरे धीरे जब चीजें आएंगी तो इसमें भी सुधार किया जाएगा, ठीक है। ये पहला एक्ट था, इस एक्ट में जो कमी थी, इसके बाद एक संशोधन एक्ट आएगा, इसमें जो कमी थी उसको उसमें सुधारा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नर जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उसको दूर किया जाएगा, और यहां पर पहली बार स्पष्ट किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, कितना है, कहां तक है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या होगा, 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था, ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार था, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को उत्पन्न कमियों को दूर किया गया। इसमें न्यायिक प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। मैंने बोला ना, जब 1781 का जो एक्ट आएगा, जो सारी कमियां थी 1773 वाला, उसको दूर किया जाएगा। क्या किया इसने, इसका उद्देश्य कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की अधिकार सीमा और शक्तियों को स्पष्ट करना, और ब्रिटेन शासन में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को दूर करना था। सेम वही बात, मेन काम क्या इसका था, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव को ठीक करना, दोनों के शक्तियों का स्पष्ट क्षेत्र बताना कि तुम्हारा क्षेत्र ये है, तुम्हारा क्षेत्र ये है, ठीक है। और इसका मुख्य प्रावधान क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भारत में ब्रिटिश नागरिकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित था, ठीक है। साथ में इसने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया, सुनिश्चित कर दिया, ताकि अधिकारों का टकराव ना हो सके। कि भैया इसमें ऐसा किया कि दोनों को जो शक्तियों का जो पृथक्करण था, इसमें पावर ऑफ सेपरेशन किया कि तुम्हारा ये क्षेत्र है, तुम्हारा ये क्षेत्र है, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में गवर्नर जनरल, इनके काउंसिल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से अलग रखा गया। इनकी जो चीजें थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखी जाएंगी, पर यहां के कोर्ट में नहीं देखा जाएगा, ये चीजें याद रखना। तो इस एक्ट ने क्या किया, पहली बार न्यायिक शक्तियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर स्पष्टता प्रदान की कि तुम्हारा न्यायिक जिम्मेदारी ये है, प्रशासनिक जिम्मेदारी है, तुम्हारी चीजें अलग अलग हैं, बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। मेन एक्ट का रीजन यही था, कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा, समझ गए, जैसे गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। तो ये थे दोनों आज के एक्ट। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया हो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। और जल्दी कल अगला लेक्चर इसके आगे का हम पढ़ेंगे, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट होगा, और 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट होगा। कल हम 3 एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको लगता है कि सर ये डाउट है, या आपको लगता है कोई त्रुटि हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसका डेली पीडीएफ जो भी पढ़ाता हूँ अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।